हो गया है। चलिए जी, तो स्वागत आप सभी का एक बार पुनः। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। और भगवान करे, आज मैं सभी को एक ही दुआ, एक ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि भगवान करे कि अगली बार की शिवरात्रि आपके सरकारी ऑफिस में हो, सरकारी छुट्टी के साथ मनाएं तो मजा है उसका, है ना। तो इस साल इतनी मेहनत करो, तो इस बार शिवरात्रि पे छुट्टी नहीं मारोगे तो हो सकता है कि अगली बार सरकारी छुट्टी मिल जाए, ठीक है। इसलिए जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक कोई त्योहार नहीं, तब तक कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं। केवल एक ही त्योहार मनाना है आपको, और वो कौन सा है? सिलेक्शन का, है ना। अब सारे त्योहार, सारे सेलिब्रेशन, सारी खुशियां इकट्ठी तभी मनाना है जब कुछ बन जाओ। ऐसे सूखे सूखे क्या मनाओगे? कोई मतलब है क्या ऐसा करने से, है ना। तो कुछ बनो, कुछ कमाओ, और फिर अपने खुद के पैसों से सेलिब्रेशन करो, और मुझे भी पार्टी देना। ठीक है, खैर आपके सिलेक्शन पे पार्टी तो मैं दूंगा, है ना। आप अपनी सैलरी आने के बाद पार्टी देना, ठीक है। बिफोर सैलरी मैं आपको पार्टी दूंगा, सिलेक्शन के बाद पक्का, ठीक है। क्योंकि आप तो सैलरी के बाद नहीं देने वाले। फिर शुरू में सब क्या बोलते हैं, सर बस सिलेक्शन हो जाए फिर हम आपको पार्टी देंगे, है ना। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है ना, देखना बच्चे कितना जल्दी बदलते हैं। अभी आपसे मैं बोलूंगा ना पार्टी दोगे कि नहीं दोगे, आप बोलोगे सर आप तो सिलेक्शन करवा दो, फिर देखो आपको रेडिसन में, सायाजी में पार्टी दे देंगे, है ना। तो शुरुआत इतनी हाईफाई करते हैं। फिर जैसे मान लो आपका रिटर्न एग्जाम निकल गया, है ना, फिर मैं बोलूंगा हाँ भाई अब पार्टी। सर अभी तो रिटर्न निकला ना, फाइनल कॉल लेटर तो आने दो, फिर आपको पार्टी पक्का देंगे। सर इस बार सायाजी तो नहीं, अपना होटल में या ये आसपास थोड़ा सा दे देंगे, बजट भी कम होते जाता है ना। फिर जब एडमिट कार्ड आ जाता है, सर अभी तो एडमिट कार्ड आया, ज्वाइनिंग तो होने दो। फिर ज्वाइनिंग आ गई, सर सैलरी तो आने दो। सैलरी आ गई, सर वो इस बार की सैलरी तो घर वालों ने रख ली, अगली सैलरी पे पक्का। और उसके बाद वो इंसान दिखता ही नहीं बेचारा फिर, है ना। तो इसलिए मैंने एक नियम बना के रखा है कि भाई तुम पार्टी दो या ना दो, आपके सिलेक्शन पे मैं पार्टी जरूर दे देता हूं, ठीक है। क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? इधर आओ आगे। तुम पीछे कब से बैठने लगे? हाँ, थोड़ा सा और यहीं आ जाओ तुम तो। क्या ये पार्टी वाली बातें थोड़ी कम सुनाई देती है? हाँ हाँ, उसमें ही पार्टी दे देंगे। इतनी सी बात थी क्या? ये बोल रहे थे कि सर हमारा अगर एग्जाम निकल गया तो ही पार्टी दे दोगे क्या? तो ही पार्टी दे देंगे आपको, ठीक है। एग्जाम निकल गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही जाना है ना। दौड़ तो लोगे, गोला तो फेंक ही दोगे। चलो, हाँ भाई ऑनलाइन वालों को भी पार्टी मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन वालों को बस मिलने के लिए इंदौर आना पड़ेगा, और ऑफलाइन वाले तो यहीं रहेंगे। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि अपना टॉपिक फिनिश करें, है ना। नहीं तो और बातें तो बहुत सारी छेड़ी जा सकती हैं, लेकिन आज कोशिश करते हैं टॉपिक फिनिश करने की। और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो ये एक छोटा सा सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा तो नहीं होगा। पढ़ा तो नहीं? आंसर्स दबा देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, पढ़ा तो नहीं आप लोगों ने? चलो पढ़ लो, अभी 2 बार कम से कम पढ़ें। और ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आपको लगेगा नहीं अभी ऐसा। एमपीएसआई का कोर्स ले लूं क्या? ले लो भाई, एमपीएसआई की तैयारी करनी है तो। टॉप करने पे विनर्स की तरफ से कौन सा पुरस्कार मिलता है? टॉपर्स पुरस्कार मिलता है। अच्छा, पार्टी के साथ में बताना भूल गया, गिफ्ट भी मिलते हैं सिलेक्शन पे, है ना। विनर्स की तरफ से पार्टी प्लस गिफ्ट, 2 चीजें आपको मिलती हैं। अच्छा, अगर कोई भी आप में ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ ऐसे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, कुछ नए नए चेहरे, तो आपको आज शायद बहुत कम समझ में आए, क्योंकि आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है। तो कल से जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप चाहें तो बैठ सकते हैं, चाहें तो कल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि आज सारे भारी भरकम सवाल है। पढ़ लिया? ठीक है, चलो देखो इधर।
ये एक सवाल है, पति पत्नी और पुत्र एक खेल खेल रहे थे। खेल की शुरुआत में पति पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था। तो पहले तो मैं इसको बस लिखते जाऊंगा, है ना, आप बस देखते जाना कि मैं लिख किस तरीके से रहा हूं। पति को हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जिसका बैंड बजे। हस्बैंड का मतलब नहीं पता? जिसका जीवन भर बैंड बजता रहे, है ना। खेल की शुरुआत में पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था। पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था, मतलब बेटे के पास अगर 1 रुपए होंगे तो इनके पास दुगना होगा, मतलब 2 होगा। यह समझ में आया? H मतलब हस्बैंड, W मतलब वाइफ, S मतलब सन। उन्होंने बोला ये तीनों एक खेल खेल रहे हैं, कोई काम नहीं है और ना कोई पैसा हारेगा जीतेगा। मान लीजिए इन्होंने कितने रुपए मिलाए हैं, कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। मान लो कुछ भी इन्होंने घर ही घर की बात है कि चलो 1000 रुपए इकट्ठे कर लिए और खेल खेल रहे हैं। किसी के पास कभी ज्यादा हो जाएगा, किसी के पास कम हो जाएगा, ऐसा खेल चल रहा है ना। तो पहले शुरुआत में सब कुछ ना कुछ पैसा लेकर बैठे थे, आखिरी में जब रिजल्ट आएगा तो किसी के पास कम हो जाएगा, किसी के पास ज्यादा हो जाएगा। घर ही घर का है, पैसा कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहेगा, ठीक है। तो पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था, मतलब अगर मैं पुत्र को 100% मान लूं तो पति और पत्नी के पास 100 ज्यादा, मतलब कितना होगा? 200। इसलिए मैंने अनुपात क्या लिखा है? 2:1, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज है यहां पे जो कही गई है, पत्नी और पुत्र के पास, पत्नी और पुत्र के पास पति से कितना ज्यादा है? तो बताओ, यहां अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहां क्या लिखेंगे? 4। अरे 300% अधिक है। 300% होना और 300% अधिक होने में अंतर है। माना पति के पास 100 है तो 300 ज्यादा का मतलब क्या होता है? 400। तो अनुपात क्या बनेगा? 4:1। ये खेल की शुरुआत की स्थिति है। थोड़ी देर इन लोगों ने खेल खेला, कुछ देर बाद पता चला कि कुछ पूरा सिस्टम बदल चुका है। पत्नी और पुत्र के पास, सॉरी, खेल के अंत में पति और पत्नी के पास, तो पति और पत्नी के पास, ठीक है। अब बेटे से कितना पैसा ज्यादा है? अभी भी 100% ज्यादा है, मतलब ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा। और आगे बढ़ो, पति के पास पत्नी और पुत्र से 12.5% कम, है ना। पति के पास पत्नी और पुत्र से 12.5% कम। आपको पता है, जो नए बच्चे उन्हें बता दूं मैं कि 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो पति के पास कम है, मतलब इनके पास अगर 8 होगा तो पति के पास 1 कम होगा, मतलब कितना होगा? 7 होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो ये जो जितनी आपको लाइंस दी गई थी, यहां तक हमने जितना प्रश्न पढ़ा उससे इतनी चीजें निकल के आई, सॉरी यहां तक, है ना। अंत में पत्नी को 800 रुपए का लाभ हुआ, पत्नी के धन में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। मैं आपको एक शानदार बात बताता हूं कि ये वाली जो लाइन है ना, इसका इस प्रश्न में कोई यूज ही नहीं है। क्यों यूज नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप देखिए, आपको ऑप्शंस किस में दिए हैं? परसेंट में। तो जब पूरा डेटा भी परसेंट में दिया हो, ऑप्शन भी परसेंट में दिए हो, तो रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें रुपए की जरूरत यहां पर है नहीं। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला प्रश्न मैंने आपको अनुपात समानुपात में करवाया है, ठीक है। एक बात बताइए कि इस 2:1 के अंदर कौन कौन है? तीनों हैं। पति, भाई कौन किसके साथ किसकी तरफ है वो मत देखो, आप तो ये बताओ कि क्या इस अनुपात के अंदर पति पत्नी और बेटा है? इसके अंदर तीनों हैं, इसके अंदर तीनों हैं। तो तीनों का अनुपात सब जगह है, लेकिन 2 और 1 कितना होता है? 3। 4 और 1 कितना होता है? 2 और 1 कितना होता है? 8 और 7 कितना होता है? जब लोग वही हैं तो उनका योग अलग अलग क्यों? भाई पति पत्नी और उनका बेटा ही हर जगह है, तो यहां उनका योग 3 आ रहा है, यहां पे योग 5 आ रहा है, यहां पे 15 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इनका योग बराबर करेंगे, ठीक है। इनका जो सम है, सम ऑफ रेशो, अनुपात का योग बराबर करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। सबको 15 बना दो आप, तो ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूं आप करते जाओ, आपको आखिरी में समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको सभी को क्या बनाना है? 15।
तो ये 2 और 1 3 है, इसमें 5 का गुणा कर दें। 4 और 1 5 है, इसमें 3 का गुणा कर दें। 2 और 1 3 है, 5 का गुणा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो जब आप 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10, 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12, 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3, 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5, और इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों अनुपात खेल के शुरुआत के हैं और ये दोनों अनुपात खेल के बाद के हैं। अब फाइनल बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हस्बैंड वाइफ और सन, ये एक शुरुआत में और ये हस्बैंड वाइफ और सन। अच्छा, शुरू में भी इनका अनुपात का योग 15 था और अभी भी योग कितना है? 15 है। अच्छा जी, अब हमें यह देखना है कि यहां पे जो सिंगल सिंगल है ये सन है और सन का अनुपात कितना है? 5। जो अकेले अकेले बैठे हैं वो देख लो, ये हस्बैंड है और हस्बैंड का अनुपात कितना है? 3। तो बताओ वाइफ का अनुपात कितना आएगा? 15 में से 5 और 3 8 गया, तो वाइफ का अनुपात कितना? 7। इसी प्रकार इधर करो, इधर देख लो, सन कितना चमक रहा है? 5, हस्बैंड 7, तो 7 और 5 12, तो वाइफ का अनुपात कितना होगा? 3। समझ में आया? अब सबसे आखिरी लाइन पढ़ो जरा, क्या पूछा था? क्या पूछा था? पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव आया? तो मुझे यह बताइए कि पत्नी के पास पहले कितना पैसा था? 7, अब कितना हो गया? 3। कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कितना? किस पे? 7 पे, गुणा 100 का। तो आपको 400 में 7 का भाग देना है। 7 का भाग दोगे, 7 इंटू 5 35, 5 0, 7 इंटू 7 49, बचेगा 1/7। इतने प्रतिशत की पत्नी के धन में कमी आई, ये आपका आंसर है। दिख रहा है क्या? ये है बी। समझ में तो नहीं आया? बोलो जल्दी। आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ उठाएं, शंकर भगवान की कसम। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं रिपीट करना है? आगे से किसी ने हाथ नहीं उठाया। 1 2 3, चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको समझ में आ गया वो एक बार खुद से करें, तब तक मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। देखिए यहां पे पूरा खेल क्या था, पति और पत्नी के पास बेटे से 100% ज्यादा है। अगर बेटे को 100 मानेंगे तो पति पत्नी के पास 200, तो 200 और 100 का अनुपात क्या बनेगा? 2:1। और पत्नी और पुत्र के पास पति से 300 ज्यादा है, 300 ज्यादा है मतलब 1 से 4। फिर खेल के आखिरी में पति और पत्नी के पास बेटे से 100 ज्यादा है और पति के पास पत्नी और बेटे से 12.5% कम है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 मतलब 8 में से 1 कम, तो 8 से ये हो गया 7। किसी को इसमें तो शायद दिक्कत नहीं होगी, है क्या किसी को प्रॉब्लम? ये अनुपात कैसे लिखे थे? क्लियर है लास्ट में सभी को? हाँ या ना तो बोलो, गर्दन मत हिलाया करो। इंसान कभी गर्दन नहीं हिलाते, उनके पास जबान होती है, वो बोल सकते हैं, है ना। समझ में आया? ठीक है, याद दिलाना पड़ता है कि हम इंसान हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या था, कोई भी रेशो हो, हमें आदमी मतलब पति पत्नी और बेटा तीनों दिए हुए हैं, तो हमें मात्र इतना काम करना था कि सबका योग बराबर करना था। देखो 10 और 5 15, 12 और 3 15, 8 और 7 15, 10 और 5 15। क्योंकि लोग वही हैं तो उनका टोटल भी बराबर होना चाहिए। तो इनका टोटल 3 था, 3 में हमने 5 का गुणा किया तो 15 बन गया। इनका टोटल 5 था, 5 में 3 का गुणा किया तो 15 बन गया। ये पहले से 15 था, ये 5 हो गया, 5 का गुणा किया, है ना। तो बेटा यहां पे क्लियर दिख रहा है कि 5 है और पति दिख रहा है कि वो कितना है? 3 है। 5 और 3 8, 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7। इसी प्रकार यहां पर देखिए बेटा अभी भी 5 रुपए ही लेकर बैठा है, पति के पास अब 7 रुपए हो गए हैं, तो पत्नी के पास 15 में से 7 और 5 12 गया तो कितना बचा? 3। तो पत्नी के पास पहले 7 रुपए थे, अब कितने रुपए बचे? मात्र 3। 4 रुपए कम हुए 7 पर, मतलब 57 1/7% की कमी। अभी भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कैसा लगा सवाल?
कभी देखा था क्या आपने ऐसा सवाल? ठीक है, बढ़े आगे। चलो, ये लो एक और आसान सा सवाल, 2 बार पढ़िए। ये वाकई में आसान है ना? पिछला वाला तो था ही, ये भी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं? ये आपको सीजीएल में या बैंक में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ लेवल का है, पीओ या सीजीएल लेवल का है। दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन को जूम तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर ऑप्शन उड़ाने पड़ेंगे। ऑप्शन उड़ा देते हैं आपके लिए। इतना कर सकते हैं मैक्सिमम। पढ़ लिया? चलो देखो, करण अपने वेतन का 20% खाने पर, बचे हुए का 30% किराए पर, चरण अपने वेतन का 30% खाने पर, बचा हुआ का 20% किराए पर। चरण का वेतन करण से 50% ज्यादा है, किसका किराया अधिक है, दूसरे से कितना अधिक है? देखिए, 2 इंसान हैं आपके पास, एक है करण और दूसरा है चरण, है ना? इसमें आप पहले तो यह ध्यान दीजिए, चरण का वेतन करण से 50% ज्यादा है, चरण करण से ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि करण 100 रुपए कमाता है, तो ये भाई साहब उससे 50% ज्यादा कमाते होंगे, मतलब कितना कमाएंगे? 150। सिंपल सी बात है। अब आपको वापस प्रश्न ऊपर से शुरू करना है। करण अपने वेतन का 20% भाग खाने पर, तो करण 20% मतलब कितने रुपए? 20 खाने पे खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? 80। इतना समझ गए? अच्छा, बचे हुए का 30% किराए पर, तो बचे हुए का 30%, तो अगर 80 का मैंने 30% निकाला तो कितना आएगा? 24। ये 24 रुपए क्या देता है? किराया। बस इतने पे रुकना है। अब चलो चरण पे। चरण भाई साहब क्या करते हैं? अपने वेतन का 30% खाने पर, तो इसका 30% 45 आएगा क्या? है ना? तो 45 रुपए तो ये खाने पे खर्चा कर देते हैं, तो बचा कितना? 105। बचे हुए का 20% किराए पर, इसका 20% कितना आएगा? 21। तो ये भाई साहब 21 रुपए किस पे खर्च करते हैं? किराए पर। अब मुझे ये बताओ कि करण कितना खर्चा करता है किराए पर? 24। और चरण 21। तो ज्यादा खर्चा कौन करता है? तो पहला तो आपका आंसर आ गया कि यहां पे करण किराया ज्यादा देता है, यही पूछा है ना? दोनों में से किसका किराया अधिक है? तो करण का। और दूसरे से कितना अधिक है? दूसरे से कितना अधिक है? 3 आंसर नहीं आएगा। अधिक आपको 3 दिख रहा है, किससे? 21 से। गुणा करोगे 100 का, ये कैंसिल होगा 7 बार, और 100/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7। तो 2 आंसर हैं इसमें। पहला तो करण का किराया ज्यादा है, और चरण से कितना ज्यादा है, तो आंसर आएगा 14/7%। आया समझ में? ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा है? डी नहीं, बी। 14.27 को 14.28 भी हम बोलते हैं, है ना? तो करण और 14.28, बी आपका आंसर आएगा। आसान था? इसको करिए, ये आज का सबसे आसान प्रश्न। इससे आसान अगर कुछ मिल जाए तो बता देना मुझे। हाँ जी अनिल जी, हो जाएगा।
देखो पिछले सवाल को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आएगा 21 नीचे क्यों लिया, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। बोलो भाई। एक सेब की कीमत केले से दुगनी है, केले की कीमत 25% है, प्रत्येक प्रकार के फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आंसर 10 आएगा। अरे हर चीज की कीमत 10% बढ़ाओगे तो कुल कीमत भी कितनी बढ़ेगी? 10। और क्या करोगे? खत्म। इसको करो। नहीं आया समझ में पिछला वाला? हर फल की कीमत 10% बढ़ाओगे, भाई हमारे पास 4 एप्पल्स है, 5 केले हैं, 6 संतरे, कुछ भी रखें, सबकी कीमत कोई कितना भी हो, सबकी कीमत 10-10% बढ़ाओगे, फिक्स 10% सबकी कीमत बढ़ाओगे तो ओवरऑल खर्चा भी 10% बढ़ेगा। बस इतना सा तो लॉजिक था। बता दूं? देखिए सबसे पहले आप मुझे बताते जाओ कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20, है ना? जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है ना, ये सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था, तो आप इसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब 1/9 होता है क्या? फिर एक आपका x% है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, और 14.28% जस्ट हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है? 1/7। तो एक चारागाह मतलब जो उसके पास जो काउज हैं वो 5% बढ़ती है, ठीक है? पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 11-11, तीसरे साल x, चौथे साल 14.28, चारों सालों में गाय 50% बढ़ी हो तो x का मान बताओ। मैं आपको एक इसका भी छोटा सा तरीका चेंज करके बताता हूं, आप सुनिएगा। माना शुरुआत में गाय की संख्या n थी, x थी, कुछ भी लिख लो, है ना? तो पहले साल 5% का इंक्रीमेंट हुआ। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 पर 1 बढ़ गया। तो 20 पर 1 बढ़ गया मतलब गाय की संख्या 21/20 हो गई। 20 पर 1 बढ़ने का मतलब 21/20। इसको बताओ क्या लिखेंगे? 9 पर 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 10/9। तीसरे साल क्या हुआ? x% है तो x रहने दो। चौथे साल क्या हुआ? 7 पर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 8/7। फिर कुछ ना कुछ गाय की संख्या आई होगी, लेकिन आपने एक आखिरी में लाइन पे ध्यान दिया, चारों साल में गाय की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 50%। 50% का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब 2 से कितनी हो गई? 3। भाई शुरुआत में गाय की संख्या जो भी थी इससे 50% बढ़ गई, तो 50% बढ़ गई मतलब अगर मान लो यहां गाय की संख्या 100% थी तो यहां पे गाय की संख्या कितनी हो गई? 150। 50% बढ़ गई ना। और 150 को ही क्या लिखा जाता है? 150/100। और इसी को क्या लिखा जाएगा? 3/2। तो हम इतना ना लिखते हुए डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं? 3/2। और यहां पे 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए आप मुझे कि यहां पे ये तो आपका हट जाएगा, है ना? और क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 7 से आप इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितनी बार आएगा? 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। और क्या हो जाएगा? 3 से इस 3 को उड़ा दूं क्या? ऐसा मत कर देना। अच्छा ये 2 बचा है, 2 से इसको उड़ा दो आप 4 बार, या 2 से इस 2 को कर देते तो भी वही बात थी। तो यहां पे बचा आपका x, 3 का 3 में गुणा हुआ तो 9, और 4 का दुगना हुआ तो 8। मतलब समझना, आंसर कैसे लाएंगे वो समझना। इस x की जगह पर पता है क्या आना चाहिए था? 9/8। आपने देखो ये 1/20 था तो आपने इसको 21/20 लिखा, ये 1/9 था आपने इसको 10/9 लिखा, ये 1/7 था 8/7,
तो ये क्या रहा होगा सोचो, 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, मतलब ये 1/8 की वृद्धि हुई होगी, और 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5। ये आपका आंसर है। आया समझ में? क्या कर सकते हैं, उससे सेम आएगा लेकिन समय उसमें ज्यादा लग जाएगा। बाकी हमने जैसे सीखा है ना कि 20 से 21 हो जाए, फिर आपका 9 से 10 हो जाए, 10 से x हो जाए, आंसर उससे भी सेम आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, बाकी आएगा उससे भी। आ गया समझ में? बढ़े आगे। ये लो एक और आसान, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं आज के। देखो एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, यहां पे आपकी जो मर्जी आए वो लिख दो। मुझे लगा एन लिखना है, आपको ए अच्छा लगता है, बी अच्छा लगता है, सी डी, जो इच्छा है वो लिख दो। और एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स प्रश्न में लिखा था, नहीं तो हम एक्स मान लेते, है ना। इनको लिखने पे मत जाओ, उसके कारण को समझो। चलो बता दूं, आपसे कहा गया है कि एक वृत्त, वृत्त समझते हो क्या होता है वृत्त? सर्कल होता है, यही होता है क्या? ठीक है, ये गोला हो गया क्या? ये लो सर्कल बना देते हैं फिर इसको वापस से। अब ये सर्कल है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी एक त्रिज्या होती है, इसकी एक रेडियस होती है, और इसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr, और इसके एरिया क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ये सरकमफेरेंस, ये एरिया, ठीक है। आपसे कहा है कि एक वृत्त की परिधि वृत्त बी की परिधि से 50% ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि 50% का मतलब होता है 1/2, है ना। दो सर्कल हैं, एक की सरकमफेरेंस परिधि 2πr1 मान ले, तो एक की परिधि क्या होगी 2πr2। और मजे की बात क्या है कि 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, r1 और r2। फिर आपसे बोल रहे हैं कि वृत्त ए की परिधि बी से 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा होने का मतलब है कि अगर इसकी रेडियस 2 है तो इसकी क्या होगी, 3 होगी। ये रेडियस का रेशो आ गया, उनकी त्रिज्या का अनुपात आ गया। समझ में आया? 50% ज्यादा। अगर ना ऐसा समझ में आए तो फिर 100 मान लो कि इसकी त्रिज्या 100 है तो ये 150 है, तब भी कट पिट के आना तो 3 और 2 ही है ना। आगे क्या बोला है, वृत्त बी के क्षेत्रफल वृत्त ए के क्षेत्रफल से कितना कम है। अच्छा, क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल का रेशो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो πr1², πr2², फिर अच्छी बात क्या है, पाई से पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर मतलब 3 का, और r2 का मतलब 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 ही तो लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये बताओ कि ये किसका एरिया है, ए का, और ये किसका एरिया है, बी का। उन्होंने बोला है बी का एरिया ए से कितना कम है, बी का एरिया ए से कितना कम है, 5। किससे कम है, ए से, इंटू 100। और 5/9 का मतलब आपको पता है 55.55% होता है। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा मेंसुरेशन आ गया इसमें, है ना। देखो कुछ नहीं है,
त्रिज्या 50 पर परिधि, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर परिधि 50% ज्यादा है तो त्रिज्या भी 50% ज्यादा होगी। 50% का मतलब 1/2। अगर एक की त्रिज्या 2 है तो एक की 3 होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट कर सकते थे इतना सारा लिखे बिना, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया कर करके कि कहां से क्या आ रहा है। अदरवाइज मैं आपकी जगह होता तो 3 और 2 का रेशो बनाता, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग लिख देता सीधा। पर क्यों ऐसा करना है वो आप समझ गए। तो इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका क्षेत्रफल इससे कितना कम है 5 कम है, और उन्होंने बोला है पहले वाले से, इसलिए 9 नीचे आएगा और गुणा 100 का करेंगे 55.55। ठीक है, इसको करिए। बता दूं, चलो देखो, आलोक के पास कुछ संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, हर संतरे को 2 रुपए में बेचता है। काजमी ने 25% संतरे खरीदे, तो ये आ गया काजमी, और इसने कितने संतरे खरीदे 25%, है ना। फिर संदीप ने बचे हुए का 1/3, मुझे ये बताइए बचेगा कितना, हर चीज होती है 100 में से ये भाई साहब 25 ले गए तो बचा कितना 75, इसका 1/3 भी 25 होगा क्या, है ना। चलो आगे बढ़ो, फिर मोहित आया, मोहित ने बाकी का 50%, तो आप ये बताइए कि 100 में से 25 गया कितना 50, तो बचा भी कितना 50, और 50 का भी आधा, मतलब घुमा फिरा के ये भी कितना लेके गया 25। आया समझ में। 100 में से 25 ले गया काजमी, 100 में से 25 गया तो बचा 75 का 1/3 भी 25 होता है। फिर 100 में से 25 और 25 50 गया तो बचा भी 50 का भी 50% कितना होता है 25। अच्छा, अब और कोई बचा है क्या, पार्थ बचा है। अच्छा, जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि पार्थ ने 25% लेकर गया होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको बोला है कि पार्थ ने कितने ऑरेंजेस लेके गया 4, और उसके बाद कुछ बचे। अगर ऐसा बोलते ना कि बचे हुए पार्थ ले गया, मतलब 25% आता, लेकिन जितने बचे उसमें से कुछ पार्थ ने रखे और कुछ बच गए। समझे इतनी बात। चलो अब ये बताओ कि काजमी और मोहित ने 24 रुपए दिए, काजमी और मोहित ने 24 रुपए दिए, अगर एक संतरा 2 रुपए का है, मतलब इन्होंने कितने संतरे खरीदे होंगे 12। अगर इसने 12 संतरे खरीदे होंगे तो अब देखो, आप जरा, इसने भी 6 रखे होंगे, आधा आधा है ना, बराबर बराबर है ना। अगर कुल 12 संतरे हैं, मतलब 6 इसके पास होंगे तो 6 इसके पास भी होंगे, हो गए 12 संतरे।
₹2 के हिसाब से 24 रुपए इन्होंने दिए। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर 25% की वैल्यू 6 है, इस 25% की वैल्यू 6 है, तो यहां भी 6 आना चाहिए क्या? और इसके बाद ये हो गया है 25, एक ही बचा है, मतलब इसके बाद भी 6 आना चाहिए था। तो बचे होंगे 6 संतरे, उसमें से 4 रख लिए पार्थ ने, तो आखिरी में बचे कितने होंगे? ये आंसर है आपका। कितनी ऊपर से गया? आया समझ में? नहीं आया? देखो फिर से सुनो। काजमी और कौन है यार, एक तो नाम इनके बड़े खतरनाक है। कौन है ये? एम से कौन है? मोहित है ना। काजमी और मोहित ने 24 रुपए दिए और 2 रुपए का एक संतरा, मतलब इन लोगों ने कितने संतरे खरीदे? 12, है ना। तो 12 संतरे खरीदे, और क्योंकि 25-25% है, मतलब आधा आधा बटेगा, तो 6 इसने रख लिए, 6 इसने रख लिए। फिर हमारा दिमाग चला कि भाई 25% का मतलब 6 है, तो मोहित के पास भी कितने होंगे? अच्छा, ये मोहित का बोला है ना, मैं लिख गलत रहा हूं ना। 6 इसके पास है तो 6 इसके पास है, और बचा कौन? एस नाम का कौन है अब? संदीप। तो संदीप के पास भी कितने आएंगे? 6। तो इनके पास 6 हो गए। अब आप सोचिए कि 25-25-25, मतलब एक 25% बचेगा, और 25% का मतलब कितने संतरे होंगे? 6। लेकिन 6 में से 4 किसके पास है? पार्थ के पास। तो बचे कितने होंगे? इसलिए आंसर इसका क्या आएगा? 2 आएगा। आंसर गायब है, लेकिन आंसर 2 आएगा। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? हाँ, इसका आंसर नन ऑफ दिस है। जिसको अभी भी समझ नहीं आया, कल 2 दर्जन संतरे लेकर आना, उदाहरण के साथ समझाएंगे। ठीक है यहां तक? इंग्लिश में हाजमी है इंग्लिश में इसको काजमी कर लो भाई। नीचे भी हाजमी है, नीचे काजमी है। चलो इसका आंसर बताओ। एक रिपोर्ट में 20 पेज हैं, प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं हैं, है ना। देखो 20 पेज हैं, हर पेज में 55 रेखाएं हैं, और हर पेज में 55 रेखाएं हैं, है ना। और हर पेज में कितने अक्षर हैं? हर रेखाओं में होना चाहिए वैसे, हर रेखाओं में कितने अक्षर हैं? 65। इसी रिपोर्ट को 65 रेखा प्रति पेज के हिसाब से 110 अक्षरों में लिखेंगे तो कितने पेजों की आवश्यकता होगी? रिपोर्ट सेम है। पहले वो रिपोर्ट 20 पेजों में लिखी जा रही थी, 55 उसमें 20 पेज थे, 55 रेखाएं थी, और उसमें 65 अक्षर थे। अब 65 रेखा है, 110 अक्षर हैं, तो कितने पेज की आवश्यकता होगी? ऐसे ही मतलब होगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो। तो 65 से 65 गया, 55 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार, और 2 से ये उड़ गया, तो कितना आ गया? 10। मतलब जो काम पहले 20, ये पेजेस है, और ये भी क्या है? पेजेस है। जो काम आपका पहले 20 पेज में हो रहा था, वो अब 10 पेज में हो रहा है। तो 20 पेज की जगह 10 पेज लगेंगे, मतलब आपके 10 पेज बचेंगे। किस पर? 20 पर, इंटू 100। और वैसे भी दिख रहा है कि आपका काम अब कितने % पेजेस कम में हो रहा है? 50%। इतना सा करना था, ठीक है। इसी रिपोर्ट को अगर आप बनाओगे तो अब 10 पेज में काम हो जाएगा।
तो पहले उसी के लिए 20 पेज लग रहे थे, अब 10 पेज लग रहे हैं, तो 10 पेज आपके बच रहे हैं, मतलब 50% पेजेस की बचत हो रही है। आया? ये लो एक और सुंदर सा सवाल। आज का सबसे आसान प्रश्न, देख लेना आप लास्ट में। आंसर नहीं पता मुझे इसका, ए आ रहा है? चलो, कई लोग देखकर ही बेहोश हो गए। ए को देखो, आपको पता है कि हर चीज कितनी परसेंट होती है? 100। अब मैं आपको बताता हूं आपके दुख का कारण क्या है इस प्रश्न में। आप देखकर डर रहे हो कि ये 57.142857 तक जा रहा है, ये ए को मिला है ना। फिर बी में, बी ग्रेड में कितने बच्चे हैं? 16.66। तो आप एक बात बताओ कि टोटल कितना होता होगा? 100 में से 57.14 चला गया ए में और 16.66 बी में। इन दोनों को पहले तो आप जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 7 और 1 8, 6 और 7 13 का 3 कैरी हो गया 1, 5 6 और 7 73.80। तो ए और बी को जोड़ने पर 73.80 आया। हमें पता है कि हर चीज 100% होती है, उसमें से 73.80 आपके किस में चले गए? ए और बी में। तो 100 में से 80 गया 20 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया। 26.20% पता है किस में आएंगे? सी में। 26.20 के करीब क्या है? ए है। ये आंसर है आपका। कुल मिलाकर 100 में से इन दोनों को घटाना था, ठीक है। ए में इतने बच्चे हैं, बी में इतने हैं, तो 100 में से इन दोनों को घटाया, सी में इतने बच्चे आएंगे। ये आंसर है। अब बताओ सरल था कि आसान था? इसको करो। एक काम करो, इसको करो, उसको रहने दो। पढ़ लिया? फिर डर गए आप 28 से ही 4/7 को देख के। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। ये सवाल मैंने दोबारा इसलिए दिया है क्योंकि इसमें ऊपर की 2.5 लाइन अलग से जुड़ी है, ठीक है। एक मजदूर 67 आवर्स पर वीक काम करता है और 2300 रुपए कमाता है। ये लाइन आपकी नहीं है, इसके आगे जितना भी दिया है वो आपको मैं पहले करवा चुका हूं। और मजे की बात यह कि जो लाइन मैंने जोड़ी है वो यहां पे कोई काम की नहीं है, ठीक है। उसका यहां यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और ऑप्शन भी परसेंटेज में है, तो रुपए की तो जरूरत है ही नहीं। 14 पॉइंट, ठीक है, देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखोगे
कि 14 सही 2/7% का मतलब अगर 1/7 होता है, इसका दुगना करने पे 28 सही 4/7 आता है, मतलब इसका दुगना क्या होगा 2/7। एक बात। दूसरी बात 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। तो एक आदमी की इनकम बढ़ती है लेकिन काम घटता है। इनकम बढ़ती है तो देखिएगा, इनकम लेंगे और वर्क लेंगे और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। इनकम 7 से 2 बढ़ गई, मतलब पहले इनकम अगर 7 थी तो अब कितनी हो गई 9। लेकिन काम 3 से 1 कम हो गया, मतलब काम 3 था तो अब कितना हो गया 2, है ना। चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो अगर पहले उसकी मजदूरी 7 थी तो अब उसकी मजदूरी कितनी है 6। तो 7 से 6 पे मजदूरी आ गई, एक की कमी आ गई, किस पर 7 पर, गुणा करो 100 का, तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी आई 14.27, या इसको ही 14.28% बोलते हैं। ये आंसर है। बताया था ऐसा सवाल, कल ही किया था क्या, कल या परसों ही किया है, कल या परसों, इस 2 दिन के अलावा कोई तीसरे दिन में नहीं किया था। बस ये हो गया खत्म। आया। चलिए, तो इसी के साथ ये अपना अंतिम प्रश्न था। यहां पे आपका प्रतिशत चैप्टर समाप्त होता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? इसी दिन का इंतजार था, तो इसको शिवरात्रि के लिए रोक के रखा था अपन ने, है ना। तो अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सपरिवार आप सभी आमंत्रित हैं कल से लाभ हानि वाले टॉपिक में, ठीक है। और कल से फिर आप रेगुलर रहिए। जो नए बच्चे हैं उन्हें भी कल से अच्छे समझ में आएगा। बाकी ये जो थोड़ा बहुत है इसको आप जब रिवीजन करेंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। थैंक यू।